हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टार्च इन्फेक्शंस को। टार्च इन्फेक्शन, व्हाट आर टार्च इन्फेक्शन? ये ग्रुप ऑफ कंजेनिटल इन्फेक्शन से जो कि बेबी में अकर होते हैं जब वो डिलीवर होता है उस टाइम पर अगर उस बेबी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उसको हम कंजेनिटल इन्फेक्शन बोलते हैं। और जैसे कि हमने बात की कि ये ग्रुप ऑफ कंजेनिटल इन्फेक्शन है जो कि काज होते हैं सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बेबी में ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम देयर मदर। अपनी मदर से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिट होते हैं फीटस और जो उसका बेबी है उसमें। अब ये टार जो ये एक्रोनियम है जो कि स्टैंड करता है टोक्सोप्लाज्मोसिस, अदर जैसे कि सिफिलिस, वर्सिला जोस्टर, पार्वो वायरस, B19, R स्टैंड फॉर रुबेला, C स्टैंड फॉर साइटोमेगेलोवायरस एंड H स्टैंड फॉर हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस। ये सारे इन सबको हम ग्रुप ऑफ कंजेनिटल इन्फेक्शन बोलते हैं जो कि उस बेबी में प्रोड्यूस होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो टार्च इन्फेक्शन जो है वो अगर होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है उसकी मदर को भी इन्फेक्शन होता है। वो मदर जो है वो इन्फेक्टेड होती है किसी भी, ये जो हमने इधर डिस्कस किए इनमें से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जो मदर है वो इन्फेक्टेड हो सकती है। जब मदर इन्फेक्टेड होगी तो वो अपना इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र करेगी अपने बेबी में, यानी जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कि उसने जिनकी वजह से इन्फेक्शन काज हुआ है, अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बेबी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब बेबी में आ जाएंगे तो बेबी में भी वो इन्फेक्शन काज करेंगे। सो द इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा लीडिंग टू कंजेनिटल इन्फेक्शन। अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में ट्रांसमिट हो गए हैं तो जब बेबी प्रोड्यूस होगा, यानी जब बेबी डिलीवर होगा तो उस टाइम पर उसको इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब वो प्रेगनेंसी के दौरान जब वो वुम में प्रेजेंट था, अपनी मदर के वुम में प्रेजेंट था, उस दौरान उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए थे उसने इन्फेक्शन काज कर लिया है, जिसलिए जब बेबी प्रोड्यूस हुआ है, डिलीवर हुआ है, उस दौरान उसको भी इन्फेक्शन प्रेजेंट था, तो इसीलिए हम इनको कंजेनिटल इन्फेक्शन बोलेंगे। So the severity of infection depend on the gestational age at the time of infection and the specific microorganism involved। इसका मतलब है जो सिवियरिटी है उस इन्फेक्शन की वो डिपेंड करती है कि गेस्टेशनल एज क्या है। आइधर जैसे बेबी जो पहले पहले वाला यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेबी के अंदर चला गया है तो टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, लास्ट में चला गया तो वो थोड़ा टाइम जो है ना वो कम है। तो गेस्टेशनल एज के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जितने ज़्यादा टाइम के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में अंदर रहेगा उतने ज़्यादा वो ग्रोथ करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी ज़्यादा कॉलोनीज बनाएगा तो ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा बेबी में। ठीक है, तो एक तो इसके ऊपर डिपेंड करती है और दूसरी उस स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सेम नहीं है। ठीक है, कुछ ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शन काज करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ पहले करते हैं, कुछ बाद में करते हैं। तो जो वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है उसके ऊपर भी सिवियरिटी जो है वो डिपेंड करती है। अब हम वन बाय वन करके सारे जो भी इन्फेक्शन आ रहे हैं उनके काज को डिस्कस करेंगे, उनकी स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स क्या है और उनको हम ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इनको प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो काजेस को डिस्कस करते हैं। पहला जो टी स्टैंड कर रही थी टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अब जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन है ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई पैरासाइट से काज होता है। अब ये जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई पैरासाइट है ये मोस्टली अक्वायर होता है थ्रू कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड कैट फीसेस और अंडर कुक्ड मीट। ठीक है, जो कंटामिनेटेड कैट के फीसेस से अगर उसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ है या फिर किसी ने अंडर कुक्ड मीट खाया है तो उसकी वजह से ये टॉक्सोप्लाज्मा गोनाडाई पैरासाइट उसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन काज करते हैं। तो ये इसका काज था। दूसरा है रुबेला। रुबेला वायरस की वजह से काज होता है। यूजुअली ये जो रुबेला वायरस है ये अक्वायर करता है कोई जो वुमन है वो थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। एक तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की वजह से भी ट्रांसमिट होता है और दूसरा जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसके साथ कांटेक्ट करने की वजह से भी रुबेला वायरस बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। देन है CMV यानी साइटोमेगेलो वायरस। अब ये जो है ये साइटोमेगेलो वायरस की वजह से ही काज होता है। अब ये जो वायरस है ये मोस्टली किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, थ्रू कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। उसके जो बॉडीली फ्लूइड है जैसे कि स्लेवा, यूरिन, ब्लड वगैरह, उसके साथ अगर हेल्दी पर्सन कांटेक्ट में आए तो उसको भी साइटोमेगेलो वायरस हो सकता है।
देन है हर्प सिम्प्लेक्स वायरस। हर्प सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो यूजुअली स्किन टू स्किन कांटेक्ट, अगर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से कोई वुमेन जो है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आ रही है तो उसकी वजह से डायरेक्ट उसको जो हर्प सिम्प्लेक्स वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है, यानी ये इसका काज है। सिफिलिस के काज की बात करें तो सिफिलिस ट्रेपोनिमा पैलेडियम बैक्टीरियम की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रेपोनिमा पैलेडियम बैक्टीरियम। यह यूजुअली एक्वायर होता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल जो वुमेन है वो सेक्स कर रही है अपने पार्टनर के साथ और उसका पार्टनर जो है वो इन्फेक्टेड है इस ट्रेपोनिमा पैलेडियम बैक्टीरियम से, तो वो जो ट्रेपोनिमा पैलेडियम बैक्टीरियम है वो उस जो अनइन्फेक्टेड वुमेन थी उसके अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो उसमें सिफिलिस इन्फेक्शन काज करेगा। ओके, देन है वर्सीला जोस्टर। अब ये वर्सीला जोस्टर अक्वायर होता है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अदर वर्ड्स में हम इसको चिकन पॉक्स भी बोल देते हैं। अब ये जो ट्रांसफ़र होता है यानी काज होता है, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से होता है। लास्ट है पार्वोवायरस B19। अब ये काज होता है पार्वोवायरस B19 जो कि एक्वायर होता है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के कांटेक्ट में। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स, क्योंकि हर जो भी इन्फेक्शन है उसकी जो साइन और सिम्टम्स होती हैं वो चेंज होती है थोड़ी बहुत। सो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टार्च इन्फेक्शन वेरी डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है उस इन्फेक्शन के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करती है साइन और सिम्टम्स। ओके, तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करते हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन की। टोक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन अगर है तो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी, प्री मेच्योर बर्थ होगी, कंजेनाइटल एनोमलीज जैसे कि हाइड्रोसेफलस और माइक्रोसेफलस और सिफिलिस हो सकता है। तो ये स्पेसिफिक साइन है और सिम्टम्स हैं किसकी, टोक्सोप्लाज्मोसिस की, जिसमें जो फीटस की ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट होगी, यानी वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, प्री मेच्योर बर्थ होगी टाइम से पहले, और कंजेनाइटल एनोमलीज जैसे कि ब्रेन के अंदर एक्युमुलेशन हो जाए ज़्यादा फ्लूइड की और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, तो उसको हम हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। और माइक्रोसेफलस में जो ब्रेन है वो शॉर्ट होता है अपनी नॉर्मल साइज से। तो ये साइन सिम्टम्स टोक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन की वजह से अगर होती है। रुबेला की देखें तो रुबेला में कंजेनाइटल हेयर डिफेक्ट हो सकते हैं, हियरिंग लॉस हो जाता है, विजन प्रॉब्लम जैसे कि कैटरेक्ट और ग्लाकोमा अगर होते हैं। साइटोमेगेलो वायरस में फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है, प्रीमेच्योर बर्थ और कंजेनाइटल एनोमलीज जैसे कि माइक्रोसेफेलस और हियरिंग लॉस होता है। ये थोड़ी सेम थी टोक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन जैसी। देन हर्प सिम्प्लेक्स वायरस में देखें तो इसमें स्किन लेजन्स और ब्लिस्टर होते हैं। ये मोस्टली स्किन में अगर होती है, जिसमें स्किन के ऊपर लेजन्स और ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं। आई में इन्फेक्शन होता है जैसे कि कंजक्टिवाइटिस और केराटाइटिस। ठीक है, आई का जो कंजक्टिवा है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, आईज रेड रेड हो जाती हैं। उसके अलावा हर्प सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर भी इन्फेक्शन काज कर सकता है, जैसे कि उस बेबी में मेनिंजाइटिस और एनसेफलाइटिस भी हो सकती है। देन सिफिलिस की बात करें तो सिफिलिस में कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं जैसे कि डीफनेस और ब्लाइंडनेस। वो कंजेनाइटल ही डीफ होगा और ब्लाइंड होगा, स्किन के ऊपर रेशेस होंगी, और उसके साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये इन्फेक्शन काज कर सकता है, जिसमें मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस कॉमन इन्फेक्शंस आ जाते हैं। देन वर्सीला जोस्टर की बात करें तो वर्सीला जोस्टर में कंजेनाइटल एनोमलीज में लिम्ब एबनॉर्मलिटीज़ मिल सकती है और आई डिफेक्ट मिल सकते हैं, स्किन लीजन्स और ब्लिस्टर होंगे। उसके साथ साथ CNS में मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस भी हो सकती हैं। पार्वो वायरस B19 में फिटल एनीमिया, उस बेबी में जो ब्लड की लेवल है वो डिक्रीज़ होगी तो फिटल एनीमिया होगी, यानी उसके जो फिटल रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम, फिटल हीमोग्लोबिन है वो भी कम होगी, फिटल हाइड्रोप्स। ओके, और उसके अलावा कंजेनाइटल एनोमलीज में हार्ट डिफेक्ट और न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबको हम सबके लिए जो है ना वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि टोक्सोप्लाज्मोसिस के लिए स्पिरामाइसिन जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होती है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको टोक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन है तो वो बेबी को ट्रांसफ़र ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उन प्रेग्नेंट वुमेन को स्पिरामाइसिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और न्यू बोन्स हैं उसमें अगर टोक्सोप्लाज्मोसिस प्रेजेंट है तो उसके लिए हम पैरीमिथामाइन और सल्फाडायाजीन प्रोवाइड करते हैं। रुबेला में
कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन सपोर्टिव केयर जो कंजेनाइटल एनोमलीज है उसके लिए सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, अदरवाइज इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। साइटोमेगेलोवायरस को ट्रीट करने के लिए गैंसीक्लोविर जो कि न्यूबॉर्न्स जिनको सीवियर इन्फेक्शन है उनके लिए दी जाती है। उसके अलावा वेलगानी सॉरी वल्गानसिक्लोविर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है अगर उनको सीवियर इन्फेक्शन है तो। हर्प सिम्प्लेक्स वायरस न्यूबॉर्न को अगर सीवियर इन्फेक्शन है हर्प सिम्प्लेक्स वायरस का तो उसको हम एसाइक्लोवर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है सीवियर इन्फेक्शन के साथ उसको हम वेल एसाइक्लोवर प्रोवाइड करेंगे। सिफिलिस के लिए पेनिसिलिन प्रोवाइड की जाती है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न्स दोनों के लिए। और वर्सिला जोस्टर के लिए एसाइक्लोवर जो न्यूबॉर्न्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, और वर्सिला जोस्टर इम्यून ग्लोब्यूलिन प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न्स को प्रोवाइड की जाती हैं। पार्वोवायरस B19 इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी जो सपोर्टिव केयर है यानी उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स हमें मिलती हैं उसको ट्रीट करने के लिए सपोर्टिव केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर फीटल एनीमिया और हाइड्रोप्स। देन नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एज ए नर्स आपका क्या रोल है टॉर्च इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। मॉनिटर करेंगे फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि फीटस की ग्रोथ हुई है उसकी डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई। प्रोवाइड करेंगे सपोर्टिव केयर फॉर कंजेनाइटल एनोमलीज जो उस बेबी में कंजेनाइटल एनोमलीज है उस इन्फेक्शन की वजह से उसके लिए सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना नर्स का काम है। उसके साथ साथ जो डॉक्टर ने मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की है उसको एडमिनिस्टर करना टाइम पर, और ये सारा कुछ भी नर्स का काम होता है। एजुकेट करना पेरेंट्स को अबाउट इन्फेक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, जो इन्फेक्शन है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ये सारी एजुकेशन उनके पेरेंट्स को हम प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कोलाबोरेट करेंगे विथ हेल्थ केयर टीम मेंबर्स ताकि हम कंप्रीहेंसिव केयर को इंश्योर कर सकें। प्रिवेंशन की बात करें तो टॉर्च इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, हैंड वाशिंग जैसे कि हो गया, अवॉइडिंग कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड कैट फीसेस। ठीक है, अपनी जितनी हम हाइजीन अच्छी रखेंगे उससे क्या होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होगा और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बॉडी में एंटर नहीं होंगे। इसीलिए जो गुड हाइजीन की प्रैक्टिसिंग है वो होनी चाहिए, जिसमें हैंड वाशिंग और कैट फीसेस जो कंटामिनेटेड है उसके साथ कांटेक्ट में ना आए। अवॉइड कांटेक्ट विथ इंडिविजुअल विथ एक्टिव इन्फेक्शन, अगर किसी को एक्टिव इन्फेक्शन है तो उसके साथ कांटेक्ट में ना आए, और उसके साथ साथ जो वैक्सीन्स प्रेजेंट होती हैं रुबेला के लिए उसके लिए भी जो भी वैक्सीन प्रेजेंट है वो भी लगवा लें ताकि आगे जो है ना रुबेला इन्फेक्शन ना हो। सो दिस वॉज द होल अबाउट टार्च इन्फेक्शन। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।